नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जनरल साइंस का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसके अंतर्गत अपने बहुत सारे लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिक्स की अगर बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो फिजिक्स का अपने अप्रोक्सीमेट 75% जो भाग है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो अपने करने लग रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने लेंस नाम का एक टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसको अपने ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं और ऑप्टिक्स का एक भाग मानकर जिसको अपने अध्ययन के अंदर लिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लग रहे हैं फिजिक्स के अंदर, एक नया टॉपिक हीट एंड टेम्परेट या ऊष्मा एवं तापमान। हीट एंड टेम्परेट, ऊष्मा एवं तापमान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ऊष्मा और तापमान के बारे में पढ़ा जाए तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सर ऊष्मा क्या है और तापमान क्या है। बेसिक अगर बात की जाए ऊष्मा के बारे में, ठीक है, तो ऊष्मा एक अनुभव करवाता है अपने को गर्म या ठंडे होने का। सर कैसे? आपने कई बार देखा होगा, आपको पता चलता है। बेसिक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि जैसे मान लीजिए आपने एक पदार्थ लिया या कोई भी मटेरियल लेते हो, जब आप उस मटेरियल के अंदर कोई पदार्थ भरा और जैसे ही आपने पदार्थ भरा उसको आपने ताप दिया। ताप देने से पूर्व जब आपने पदार्थ को चेक किया, पदार्थ का प्रक्षेपण नोट किया और पदार्थ को देखा कि वह पदार्थ ठंडा था। जैसे ही आपने उसको ताप दिया, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया और वो उसकी अवस्था कौन सी परिवर्तित होगी, वो ठंडे से क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, गर्म हो गया। तो आपने अनुभव किया होगा कि कोई पदार्थ जब गर्म होता है तो कैसे होता है, ताप देती है। वो जो गर्म हुआ है, वो जो ताप है, वो किसके रूप में इंक्रीज होता है, किसके रूप में अपने देते हैं? सर ऊष्मा के रूप में। तो बेसिकली अगर हीट के बारे में पढ़ा जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो हीट के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि जो ऊष्मा है ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का ही रूप है। कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बात पढ़ाई थी कि जैसे लाइट के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, कि जो लाइट होती है अपनी, प्रकाश होता है, वह भी एनर्जी का फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म के अंदर रिलीज होता है। वैसे ही हीट जो है वह भी एनर्जी फॉर्म के अंदर ही उत्पन्न होती है, या ऊर्जा का एक रूप है जो अपने को गर्म और ठंडे होने का अनुभव प्रकट करता। अच्छी बात है सर। हीट के बारे में सर, हीट का प्रवाह कैसे होता है, फ्लो की बात की जाए, सर हीट का प्रवाह कैसे होता है, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ भी कहा जाता है कि ताप के अंदर अंतर आने की वजह से, तापांतर की वजह से हीट का फ्लो होता है। एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि एक स्टेटमेंट और लिखा जाता है नंबर 2 कि ऊष्मा, किसी भी पदार्थ की ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है। एक बात कही जाती है आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, हाई टेम्परेट टू लो टेम्परेट की ओर हीट का क्या होता है, फ्लो होता है, हीट ट्रांसफर होती है। सर कैसे होती है? बेसिकली हमें एग्जांपल बताओ। चलो प्यारे विद्यार्थियों, इस कथन को समझने के लिए अपने एक क्रियाकलाप को दोहराते हैं। कैसे? मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास एक पात्र है जिसके अंदर आपने एक मटेरियल भर रखा है, एक दूसरा पात्र है, इसके अंदर भी आपने कोई एक मटेरियल भर रखा है। आपने क्या देखा कि सबसे पहले अगर देखा जाए इस मटेरियल के अंदर अगर देखा जाए, इस वाले पदार्थ के अंदर, इस वाले पदार्थ का ताप है प्यारे विद्यार्थियों, सपोज दैट मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वाले पदार्थ का जो तापमान है वो मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने पहले वाले पदार्थ को ताप दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे वाले मटेरियल को आपने टेम्परेट दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो बेसिकली आपको एक चीज़ तो समझ में आने लग रही है प्यारे विद्यार्थियों कि इस वाले पदार्थ का, इस वाले मटेरियल का टेम्परेट हाई है, ठीक है। और मैंने बताया कि जो हीट होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की हीट जो होती है वो हाई टेम्परेट टू लो टेम्परेट की ओर ट्रांसफर होती है, या हाई टेम्परेट टू लो टेम्परेट की ओर फ्लो करती है, या ये कह सकते हैं उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। सर बिल्कुल करेक्ट बात है। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाई टेम्परेट की ओर, मतलब हाई टेम्परेट 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब है सर कि जो ऊष्मा है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर आनी चाहिए। मतलब फ्लो तो इसका ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये कथन तो यही प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, ऐसा ही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब दोनों मटेरियल को पास में लाया जाएगा, या दोनों मटेरियल का जब मिक्सचर तैयार किया जाएगा, या इसको हीट इसके अंदर ट्रांसफर की जाएगी, तो यह हीट प्यारे विद्यार्थियों तब तक फ्लो होती रहेगी, हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि इस वाले पदार्थ का तापमान है वो इस वाले पदार्थ के बिल्कुल इक्वल न हो जाए। सर कैसे? मेरे को बताओ, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास टेम्परेट है और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास क्या है, टेम्परेट है। कितना टेम्परेट यहां से निकालकर यहां और डाला जाए, कितना टेम्परेट और फ्लो होगा कि ये जो टेम्परेट है वो इसके बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो आप कहेंगे सर 15 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके अंदर मिला दीजिए, तो ये वाला भी टेम्परेट कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैंने आपको जो बताया आपको समझ में आने लग रही है? तो अब क्या होगा कि यहां से हीट का ट्रांसफर इस फर्स्ट मटेरियल के अंदर होगा, और यह तब तक होता रहेगा। बताया जाता है कि ऊष्मा का प्रवाह तब तक चलता रहता है, तब तक ऊष्मा स्थानांतरित होती है जब तक कि दोनों पदार्थों की ऊष्मा की मात्रा समान न हो जाए। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल को सेट कर लीजिए। एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देता हूं, जैसा कि आपको इस उदाहरण से काफ़ी बातें समझ में आई होगी, आशा करता हूं। उसी प्रकार एक छोटा सा दैनिक जीवन में आने योग्य एक छोटा सा उदाहरण अपने पढ़ते हैं। देखिए, अच्छे से गौर फरमाइए प्यारे साथियों। एक छोटी सी बात लेते हैं। मान लीजिए ये एक कमरा है, एक रूम है। इस रूम से बाहर का जो तापमान है वो मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी भी वातावरण का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, सपोज दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कमरे का तापमान भी कितना होगा? इस रूम का तापमान उतना ही तापमान होगा जितना कि बाहर का टेम्परेट है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसका फ्लो है हीट का, वो इस पार्टिकल पर उतना ही होगा जितना बाहर है। मतलब इस वाले भाग का टेम्परेट कितना डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले भाग के अंदर एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर इस मैकेनिकल यूनिट का यूज़ किया, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, तो यूज करने के बाद में इसके अंदर टेम्परेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। किसके अंदर? सर रूम के अंदर। ऐसा ही क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने इस एसी नाम के यंत्र को यूज किया तो इसने कुछ ऊष्मा रूम के अंदर जो वातावरण से आ रही थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब ऊष्मा को जैसे ही इसने अवशोषित किया तो इसका तापमान कितना रह गया सर? मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा। जैसे ही आपने इस वाले पार्ट को क्लोज कर दिया या आपने बंद कर दिया, या आपने जो यंत्र लगाया था, ठीक है, उसको बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद में प्यारे साथियों एक बात बताओ कि इस वाले भाग का जो तापमान है क्या वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा? क्या ऐसा होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो एक बार अपने लगाकर छोड़ देते, फिर रूम के अंदर एसी का जो टेम्परेट है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता। बेसिकली ऐसा नहीं होता, ये जो टेम्परेट है वो बदल जाएगा इस बाहर वाले टेम्परेट के अनुसार। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर वातावरण का तापमान था, तो कमरे के अंदर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड धीरे धीरे हो जाएगा, अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर से और खींच लेगा कमरा। तो हीट का फ्लो कैसे हुआ? हीट कैसे आई? ऊष्मा कैसे आई?
उच्च ताप से, अर्थात बाहर का तापमान उच्च था तो उच्च ताप से किसकी ओर प्रवाहित होने लगी, अंदर वाले का तापमान कितना था उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात निम्न तापमान था। जैसे ही एसी को क्लोज किया, बंद किया, तो हीट कैसे फ्लो होने लगी, अपने आप ही हाई टेम्परेट टू लो टेम्परेट की ओर फ्लो होने लगी। तो टेम्परेट कितना हो जाएगा, बिल्कुल बाहर वातावरण के टेम्परेट के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, अर्थात 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऊष्मा जो है प्यारे विद्यार्थियों उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित करती है या ट्रांसफर होती है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? सर बिल्कुल। प्यारे विद्यार्थियों, अगर 3 नंबर कंसेप्ट पढ़ा जाए तो एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट और समझो इसके अंदर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान देना। तीसरा कंसेप्ट कहा जाता है कि जो ऊष्मा होती है प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्मा हीट किसी भी पदार्थ, ऊष्मा किसी पदार्थ की परमाणुओं, किसी पदार्थ के परमाणुओं, लिखते जाना प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स भी बनाते जाना। ऊष्मा किसी पदार्थ के परमाणुओं एवं अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा का माप होती है या माप प्रदर्शित करती है या माप दर्शाती है। इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने आपको क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयास कीजिए। हम इस बात को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, यह किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा। तो सर एक बात सामने आई, काइनेटिक एनर्जी, कि सर कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा का नाम लिया तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऊष्मा से कैसे रिलेट करने लग रही होगी। जो टोटल आप यहाँ पर हमें बता रहे हो कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, अब सर गतिज ऊर्जा हमने तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो मोशन करता है तो उस मोशन के कारण, अर्थात उस गति के कारण जो उसमें ऊर्जा इकट्ठी होती है, जो ऊर्जा बनती है, उसे तो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। गति के कारण जो उत्पन्न एनर्जी होती है वही तो काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हीट से कैसे है, ऊष्मा से कैसे है? चलो ध्यान देना, अभी एक छोटा सा अपनी क्रियाकलाप पढ़ते हैं, एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं, जहाँ तक आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा है पूरा समझ में आने लग रहा होगा। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि ऊष्मा जो है वो किसी भी पदार्थ के अणु एवं परमाणुओं की टोटल काइनेटिक एनर्जी की माप होती है, या उसका मेजरमेंट होता है। अपने 2 पदार्थ लेते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं, कंटेनर नंबर फर्स्ट एंड कंटेनर नंबर सेकंड। ध्यान देना, कंटेनर नंबर फर्स्ट के अंदर आपने कोई गैसेस भरी, इसको नाम दे दीजिए गैसेस फर्स्ट एंड द गैसेस सेकंड। ठीक है, कोई भी पदार्थ, गैस या पदार्थ भरा जिसके अंदर आपने कहा कि फर्स्ट कंटेनर के अंदर गैस फर्स्ट भरेगी और सेकंड कंटेनर के अंदर गैस सेकंड भरेगी। आपको एक बात तो पता होगा कि यह जो गैस है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाएंगे पदार्थ की अवस्था, ठीक है, मैटर एंड इट्स स्टेट। तो मैटर एंड इट्स स्टेट के अंदर अपने पढ़ा कि गैस है वो एक पदार्थ की अवस्था है, एक स्टेट है, एक पदार्थ की अवस्था है जिसका न तो कोई आकार होता है और न ही उसका आयतन होता है, अर्थात न ही उसका वॉल्यूम होता है। इसको किसी भी पात्र के अंदर आप भर दीजिए, किसी भी कंटेनर के अंदर भर दीजिए, वह उसी कंटेनर का, उसी पात्र का स्वरूप धारण कर लेगा, उसी आकृति की शेप बना लेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने इसके अंदर गैस भरी तो ये गैस के पार्टिकल हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के एटम हैं। इसी प्रकार यहाँ जो गैस है इसके एटम है और इसके मॉलिक्यूल्स हैं। क्या आपको गैस के बारे में इतनी बात पता है कि गैस के जो अणु होते हैं या इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रैंडम गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, एक नियमित रूप से गति नहीं करते, अनियमित रूप से गति करते हैं। सर कैसे? कोई भी इसका एक पार्टिकल है या 2 या 3 बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो विरल अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसको गैसेस कहा जाता है।
और विरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो एक जब पार्टिकल मोशन करेगा तो इस पर टकराएगा, ये पार्टिकल इस पर मोशन करेगा, ये पार्टिकल यहाँ टकरा के यहाँ मोशन करेगा, ये फिर किसी अन्य अणु से टकराएगा, उसको आगे मोशन कंडीशन में डाल देगा, ये यहाँ। तो इस प्रकार से कोई नियत गति नहीं होती है, यादृच्छिक गति होती है, रैंडम मोशन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गैस के जो पार्टिकल हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, करेक्ट बात। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा होगा। यहाँ के जो पार्टिकल है वो यहाँ टकराएगा, ये पार्टिकल यहाँ टकराएगा, ये पार्टिकल यहाँ इस प्रकार से कोलिजन करेगा, ये यहाँ कोलिजन करेगा। तो धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, इधर उधर भागेंगे। ऐसे ये वाले इधर उधर भागेंगे। सपोज दैट कि पहले कंटेनर को मैंने तापमान दे दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे वाले को दे दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने जब फर्स्ट कंटेनर को या पहले पात्र को जब तापमान देना प्रारंभ किया तो तापमान देने के पश्चात आपने एक प्रक्षेपण नोट किया और उस प्रक्षेपण के आधार पर आपने देखा कि इस वाले पार्टिकल के जो, इस वाले पात्र के जो गैस के कण हैं, अणु हैं या परमाणु हैं, वो इसकी तुलना के अंदर धीमी गति कर रहे हैं, इसकी तुलना के अंदर जो मोशन कर रहे हैं वो थोड़ी धीमी है, अर्थात मोशन के अंदर कमी आ रही है। अब कोई भी एनर्जी वाला कण है या कोई भी सब्सटेंस है, जब वो मोशन करेगा तो उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, मोशन करेगा तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्यों, गति के कारण उत्पन्न हो रही है सर। अब ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो ऊर्जा का मतलब क्या हो गया सर, ऊष्मा। क्यों, क्योंकि ऊष्मा किसका रूप है, अभी बताया, ऊर्जा का रूप है सर। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही जो इसके परमाणु हैं या इसके अणु मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी ऐसे ऐसे जब रैंडम मोशन करेंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे इधर उधर टकरा के रैंडम मोशन करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, तो उस समय इसके अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, काइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी, जो कि कंटेनर सेकंड की बजाय थोड़ी कम होगी। ऐसा क्यों हुआ, यहां देख लो, यहां जो आपने तापमान दिया, टेम्परेट दिया, वो आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, अर्थात इसकी बजाय ये जो तापमान है वो सर अधिक है। अब तापमान अधिक है तो आपने यहां जो प्रक्षेपण नोट किया वो क्या नोट किया, यहां जब आपने देखा कि इस वाले कंटेनर के जो अणु हैं या जो एटम है या परमाणु है, वो इसकी बजाय ज़्यादा तेजी से मोशन कर रहे हैं, ज़्यादा तेजी से रैंडम मोशन कर रहे हैं, ज़्यादा तेजी से गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर इस पात्र के अंदर जो हीट कंटेंट था जो, ठीक है, अर्थात ऊष्मा की जो मात्रा थी वो इस वाले पात्र की बजाय ज़्यादा थी। तो आपने यहाँ दोनों को देखा और इस क्रियाकलाप से आपने क्या सीखा सर, हमने ये सीखा कि किसी भी पदार्थ की जब तापमान ज़्यादा होता है, किसी भी पदार्थ का जब टेम्परेट ज़्यादा होता है, तो उस पदार्थ के जो कण हैं वो ज़्यादा तेज़ी से गतिज ऊर्जा में उत्पन्न करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से रैंडम मोशन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि इन दोनों की जो गतिज ऊर्जा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, वो ऊष्मा को रिप्रेजेंट करती है कि जिसकी हीट कंटेंट ज़्यादा होगी उसके कण हैं जो रैंडम मोशन ज़्यादा तीव्रता से करेंगे, और जिसका हीट कंटेंट कम होगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो कम उत्पन्न होगी, और जिसकी ऊष्मा ज़्यादा होगी, ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होगी, हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा होगी। इसीलिए ये लाइन है या ये जो शब्द है, ये स्टेटमेंट आपके सामने लिया गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आने लग रही है सर? बिल्कुल आने लग रही है। ठीक है भाई, अच्छी बात है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ देखिए, ये आपके सामने दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है हीट के बारे में, उस पर ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि जो ऊष्मा है प्यारे विद्यार्थियों, हीट जो है, ऊष्मा जो है, हीट है, इसके दो प्रकार के यूनिट्स लिए जाते हैं, दो प्रकार के मात्रक, एक तो एसआई पद्धति के अंदर, एक सीजीएस के अंदर। एसआई पद्धति के अंदर इसको जूल से मापा जाता है और सीजीएस के अंदर इसको कैलोरी से मापा जाता है।
लिख लेना, कॉपी के अंदर नोट कर लेना, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जैक्ट आपको एग्जामिनेशंस के अंदर मिलेंगे। किसी भी बुक के अंदर जब आप हीट एंड टेम्परेट चैप्टर पढ़ने लग रहे होगे प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही रेयर चांस है, 90% तक तो आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी फिजिक्स की, इस चैप्टर की, ठीक है ना। इसीलिए बहुत सरल लैंग्वेज के अंदर, सरल भाषा के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी वजह से साथ साथ आप इसको नोट करते चले जाएं, ठीक है। तो एसआई पद्धति के अंदर इसको जूल से मापा जाता है या इसको मेजर किया जाता है। एक बात और लिख लीजिए, एक कैलोरी जो होती है, एक कैलोरी वो 4.186 अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल के इक्वल होती है। ये आंकड़ा सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है। फिर से देख लीजिए, एक कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होती है। 4.186 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.2 होती है। कहीं कहीं आपको बुक के अंदर ये वाला आंकड़ा मिलेगा 4.186, और हर एक बुक के अंदर आपको 4.2 भी आंकड़ा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ही ये है 4.186 अप्रोक्सीमेट 4.2, एक जैसा ही आंकड़ा, थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए इसको 4.2 जूल भी लिख लिया जाता है, ठीक है। तो ये आंकड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक कैलोरी अब इतने जूल के इक्वल होता है, इसको नोट कर लेना। चलो विद्यार्थियों, नेक्स्ट बात पढ़ने लग रही हैं। यहाँ तक अपने हीट के बारे में कुछ बातें पढ़ ली, अच्छे अच्छे फैक्ट पढ़ लिए, हीट को समझा, हीट का गतिज ऊर्जा से क्या संबंध है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। अभी अपने तापमान के बारे में पढ़ते हैं कि टेम्परेट क्या होता है। सर तापमान क्या होता है, तापमान को कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। तापमान के बारे में अगर देखा जाए, ध्यान देना, तापमान या टेम्परेट, तापमान, ध्यान देना, तापमान के बारे में क्या स्टेटमेंट कहा जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा कि ताप जो होता है वो ऊष्मा का प्रभाव ही होता है। ऊष्मा का प्रभाव ताप कहलाता है। सर बिल्कुल करेक्ट बात। एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान से समझना। इफेक्ट ऑफ हीट इज इक्वल टू टेम्परेट। सर कैसे इफेक्ट ऑफ हीट इज इक्वल टू टेम्परेट, कैसे? बिल्कुल करेक्ट बात। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर ऊष्मा जितना प्रभाव डालेगी उसका ताप उतना ही प्रदर्शित होगा। अब ऊष्मा किसी वस्तु की ज़्यादा है अर्थात उसका तापमान ज़्यादा है। ऊष्मा किसी वस्तु की हीट कम है तो कह सकते हैं ये कम गर्म है अर्थात तापमान कम है। इसीलिए एक स्टेटमेंट और भी लिखा जाता है। सर कौन सा? ध्यान देना कि जो तापमान है प्यारे विद्यार्थियों, तापमान है वो गर्मी या किसी भी वस्तु के गर्म एवं ठंडे होने का अनुभव प्रदर्शित करता है या अनुभव करवाता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिख लीजिए, ठीक है, कि तापमान है वो किसी भी वस्तु के गर्म एवं ठंडे होने का अनुभव करवाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। पता चलता है ना कि कोई वस्तु कितनी गर्म है तो कह सकते हैं कि कोई वस्तु एक वस्तु की बजाय ज़्यादा गर्म है अर्थात उसका तापमान ज़्यादा है। दूसरी वस्तु पहली वस्तु की बजाय कम गर्म है तो कहते हैं उसका टेम्परेट कम है या तापमान कम है। बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट यहाँ प्रदर्शित किया गया है। चलो नंबर दूसरी बात, एक छोटी सी बात और समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान देना, इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। तापमान के संदर्भ में एक छोटा सा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान देना, इस प्रैक्टिकल को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड है। आपने 3 पात्र लिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, 3 पात्र लिए, ठीक है। इस प्रकार के आपने कोई 3 पात्र लिए, ठीक है, जिसके अंदर ताप को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जिसे आप तापमापी कहते हैं या आप इसको थर्मामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक थर्मामीटर लिया आपने इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान देना, एक थर्मामीटर लिया आपने इस प्रकार से,
ठीक है, 3 थर्मामीटर लिए आपने, ठीक है, ध्यान देना। तीनों थर्मामीटर किसी एक पदार्थ के अंदर रख दिए। मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है, कोई भी, यहाँ पर आपने कोई भी पदार्थ की कोई भी अवस्था ले रखी है, ये इसके कण है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। इसी प्रकार ये इसके कण है, ठीक है, और इसी प्रकार ये इसके कण है, ठीक है, ध्यान देना। और तीनों ही थर्मामीटर्स को इसके अंदर आपने रख दिया। एक बात और यहाँ समझना, थर्मामीटर को अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। थर्मामीटर को या जो आपने यंत्र प्रयोग में लाया है उसको अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये इसके मेजरमेंट्स हैं या इसके माप हैं, ठीक है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये इसके कुछ मेजरमेंट्स आपको दिए गए। पहले पदार्थ के अंदर, इस पदार्थ को फर्स्ट मान लीजिए, इस वाले पात्र को सेकंड मान लीजिए और इस वाले पात्र को थर्ड मान लीजिए। पहले पात्र के अंदर आपने तापमान दिया, इस वस्तु को टेम्परेट दिया। जैसे ही आपने टेम्परेट दिया तो आपने इसको तापमान यहाँ इतना दे दिया और इसका जो थर्मामीटर का पैमाना है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। दूसरी वस्तु को आपने ताप दिया और ताप आपने टेम्परेट इस कदर दे दिया कि इस वाले का तापमान यहाँ तक प्रदर्शित करने लग गया, अर्थात पैमाना है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे आपने तीसरे पात्र को ताप दिया या हीट दी तो इस वाले थर्मामीटर की जो माप है वो आपको कहीं ना कहीं 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रदर्शित कर रही है। तो आपने क्या देखा प्यारे विद्यार्थियों, तीनों ही प्रक्षेपण के अंदर आपने एक चीज नोट की, इस क्रियाकलाप के अंदर एक चीज नोट की कि जब आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया और पैमाना 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रदर्शित कर रहा था, तो यहाँ जो पदार्थ के कण थे जो रैंडम मोशन कर रहे थे, यादृच्छिक गति कर रहे थे, वो इन दोनों की बजाय धीरे कर रहे थे। इन दोनों पदार्थों की बजाय जो गति है प्यारे विद्यार्थियों वो धीरे कर रहे थे, एकदम धीरे धीरे मोशन कर रहे थे। दूसरे पात्र पर आए, दूसरे पात्र के कणों को जब नोट किया गया तो इसके जो पार्टिकल्स थे, इसके मॉलिक्यूल्स थे, वो इस पात्र की बजाय थोड़ा कम या थोड़ी धीमी गति कर रहे थे, धीमे मोशन गति कर रहे थे, धीरे रैंडम मोशन कर रहे थे, कुछ इस प्रकार। इसकी बजाय, इस वाले पात्र की बजाय इस वाले पात्र के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी तेज कर रहे थे। जब आपने तीसरे पात्र का प्रक्षेपण किया, तीसरे पात्र को नोट किया, तो इस समय यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे, इस वाले पात्र के जो पार्टिकल्स थे, वो जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा तेज कर रहे थे। रैंडम मोशन इतनी तेजी से वो कण है वो आपस में भिड़ रहे थे और मोशन कर रहे थे, अत्यंत तेजी से मोशन कर रहे थे। तो आपने क्या देखा, ऐसा क्यों हुआ? पिछले प्रैक्टिकल के अंदर मैंने बताया था कि इतनी तेजी से गति इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हीट कंटेंट ज़्यादा है, इसका तापमान ज़्यादा है। ये इससे कम इसीलिए गति कर रहे हैं इस पदार्थ के कण क्योंकि इसका हीट कंटेंट है वो इससे थोड़ा कम है। इस वाले पदार्थ के कण इसीलिए थोड़ा कम गति कर रहे हैं क्योंकि इस वाले पदार्थ की बजाय इसका तापमान कम है। तो ये बात तो पता चल गई कि यदि तापमान कम होगा, टेम्परेट कम होगा, तो उस पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है या उस पदार्थ के जो कण है वो धीरे मोशन करेंगे, कम मोशन करेंगे। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल है। अब क्या हुआ, जैसे आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किया, फिर आपने क्या किया, धीरे धीरे आपने तापमान घटा दिया। नेक्स्ट टाइम आपने 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया, फिर आपने 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया, फिर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया। इस प्रकार से धीरे धीरे तापमान घटाते चले गए। जैसे जैसे तापमान आपने डिक्रीज किया, टेम्परेट को डिक्रीज किया, कम किया, तो आपने क्या देखा कि इस पदार्थ के कण है वो और धीरे धीरे मोशन करने लगे। 2 डिग्री पर और धीरे धीरे कम हो गए, 1 डिग्री पर बिल्कुल ही थोड़े थोड़े गति कर रहे हैं और एक अवस्था ऐसी आई 0 डिग्री,
या आप इसको कहेंगे 0 केल्विन, 0 तापमान, 0 केल्विन। इस तापमान पर जब आपने पदार्थ का प्रक्षेपण नोट किया तो इस समय इस पदार्थ के जो कण हैं उन्होंने मोशन करना बंद कर दिया, अर्थात रैंडम मोशन क्लोज हो गया, अर्थात कणों ने गति बंद कर दी। कणों ने गति बंद कर दी। अब कण गति ही नहीं करेंगे तो तापमान का रोल क्या रहा, अर्थात तापमान अपने आप ही कितना हो गया सर, 0 केल्विन हो गया। इसीलिए 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है कि परम शून्य तापमान, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेट। ठीक है, क्या इतनी बात प्यारे विद्यार्थियों समझ आई? तो ऐसा तापमान जिस पर किसी पदार्थ के कण है वो गतिज ऊर्जा या गति करना कम कर दे, रैंडम मोशन कम कर दे, रैंडम मोशन बंद कर दे, तो वह जो तापमान होगा प्यारे साथियों उसे क्या कहेंगे, परम शून्य ताप कहेंगे, 0 केल्विन। इसको डिग्री के अंदर कभी डोनेट नहीं किया जाता केल्विन को, आगे बताऊंगा। इसको सीधा या सिर्फ इसको 0 केल्विन कहा जाता है या 0 केल्विन कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर बहुत बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि परम शून्य ताप है निम्न में से, तो ऑप्शन दिया होता है 0 केल्विन, एक दिया होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत सारे बच्चे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ऑप्शन के अंदर टिक करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है। तो सर सेंटीग्रेड के अंदर परम शून्य ताप क्या होगा, तो सेंटीग्रेड के अंदर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है उसको भी परम शून्य ताप कहते हैं, और केल्विन के अंदर इसको क्या कहते हैं, 0 केल्विन ताप होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य ताप। क्या इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल आई सर, करेक्ट बात। ओके विद्यार्थियों, अभी पढ़ने लग रहे हैं कि जो तापमान होता है इसको मापते कैसे हैं, ताप को कैसे मापते हैं। तो ये तो पता चल गया सर, ताप को मापने के लिए कोई ना कोई पैमाना होगा, कोई स्केल होगा या कोई यंत्र होगा, बिल्कुल, जिसको तापमापी यंत्र भी कहा जाता है। ये तापमापी यंत्र है, इसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था, अर्थात गैलीलियो ने ताप का मापन किया था। गैलीलियो ने तापमापी पैमाने के बारे में या इस युक्ति के बारे में सर्वप्रथम व्याख्या की थी या इसको बताया था। बिल्कुल सही बात है सर। अभी ताप को मापने के लिए मान लीजिए कोई अपने एक अवस्था ले लेते हैं पदार्थ की, जल, H2O, ठीक है सॉरी, जल अपने कोई पदार्थ की अवस्था ले ली, और इस जल की अगर बात की जाए तो जल को अपने नोट करना है या जल का टेम्परेट अपने नोट करना है, जल का टेम्परेट मापना है। बिल्कुल, इसका मेजरमेंट करेंगे तो इसने बताया कि तापक्रम को मुख्य रूप से 2 नियत बिंदुओं के सारे मापा जाता है, 2 नियत बिंदुओं के अनुसार मापा जाता है। बिल्कुल, कौन कौन से सर 2 नियत बिंदु? पहला बिंदु जिसको कहा जाता है निम्न बिंदु, पदार्थ का या तापमान का निम्न बिंदु, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP, या इसी को कहा जाता है किसी पदार्थ का हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट, निम्नतम बिंदु, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, या इसको हिमांक बिंदु। नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 2 दूसरा जो बिंदु होता है ताप को मापने के लिए, इस बिंदु को कहा जाता है उच्चतम बिंदु, या इसको कहा जाता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है वाष्प बिंदु, स्टीम पॉइंट। इसको क्वथनांक बिंदु भी कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई पदार्थ है या कोई पदार्थ की अवस्था है वो वाष्प में बदल जाती है, उबलने लग जाती है। जल जब उबलने लगता है वो क्वथनांक पॉइंट कहलाता है। बिल्कुल। अब सर ये 2 प्रकार से मापा जाता है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी स्टेट का 2 प्रकार से अपने तापमान माप सकते हैं। एक तो उसका निम्न बिंदु लेकर, एक उसका उच्चतम बिंदु लेकर, या उसका स्टीम पॉइंट लेकर, या इसका फ्रीजिंग पॉइंट लेकर। बिल्कुल सर। ऐसे ही अगर जल की बात की जाए तो सर जल के अंदर क्या ऐसा ही व्यवहार होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है भाई। कैसे होता है सर, थोड़ा बताना। बिल्कुल बताएंगे भाई, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। जल की अगर बात की जाए, पानी की अगर बात की जाए, H2O की अगर बात की जाए, तो H2O का जो निम्न बिंदु होता है जिस पर वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, बर्फ में बदल जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है या इसका स्टीम पॉइंट होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट के अंदर, ये तो सेंटीग्रेड के अंदर हो गया, फारेनहाइट के अंदर देखा जाए, ठीक है,
लेकिन ये बताने से पहले एक छोटी सी बात और सुन लो। तापमान को मुख्य रूप से 4 पैमानों के सहारे मापा जाता है, या 4 पैमानों के तहत माप सकते हैं अपने किसी भी पदार्थ के तापमान को या तापक्रम को। सर कैसे? सबसे पहले होता है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको सेल्सियस भी कहते हैं, डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 अगर बात की जाए डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तीसरा प्यारे बच्चों केल्विन होता है, और ध्यान कर लेना केल्विन कभी भी डिग्री के अंदर नहीं मापा जाता, डिग्री के अंदर नहीं मेजर किया जाता केल्विन। चौथा अगर बात किया जाए एक होता है र्यूमर, र्यूमर डिग्री, र्यूमर। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 4 आपके पैमाने होते हैं, मुख्य रूप से 4 पैमाने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसके सहारे अपने तापमान माप सकते हैं या तापमान को मापते हैं, या तापमान के 4 पैमाने होते हैं, 4 तापमान स्केल्स होते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल। अभी अपने जल की बात करने लग रहे थे कि जल के अंदर इन पैमानों को कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एक फ्रीजिंग पॉइंट है जल का, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो जल का क्या है? उच्चतम बिंदु है, या इसका स्टीम पॉइंट है। ऐसे फ़ारेनहाइट के अंदर देखा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे ही केल्विन के अंदर देखा जाए तो 273.15 केल्विन, या इसको अप्रोक्सीमेट 273 भी कहा जाता है, सीधा भी आप कह सकते हो। 0.15 का मतलब 273। तो इसका जो उच्चतम बिंदु है केल्विन के अंदर जल का वो 273 केल्विन होता है, या 273.15। रूमर के अंदर देखा जाए तो 0 डिग्री रूमर, और यहाँ देखा जाए प्यारे बच्चों तो 80 डिग्री रूमर। ठीक है, तो ये जल के कुछ मुख्य बिंदु हैं। जल का निम्नतम बिंदु कितने डिग्री पर, और जल का उच्चतम बिंदु कितने डिग्री पर। ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना। H2O की बात की जाए तो फिर से देख लो, जल का जो निम्नतम बिंदु होता है, अर्थात जल कितने डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उबलता कितने पर है सर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट के अंदर देखा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर जल है वो क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है, अर्थात लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ऐसी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या आ जाता है? उच्चतम बिंदु, अर्थात वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। 273.15 या 273 केल्विन है वो जल का क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु है। और 373 क्या है? उसका क्वथनांक बिंदु है या क्वथन बिंदु है। ऐसे ही र्यूमर 0 डिग्री और 80 डिग्री र्यूमर जल का क्या है? उच्चतम बिंदु है। आपको सिर्फ एक याद कर लो, 0 डिग्री र्यूमर वाला और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है इनको आप परिवर्तित कर सकते हो फ़ारेनहाइट के अंदर, र्यूमर के अंदर और केल्विन के अंदर। तीनों के अंदर आप इसको परिवर्तित कर सकते हो सर। कैसे? तो परिवर्तित करने के लिए एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है जो इन चारों के चारों तापमापी पैमानों को आपस में जोड़ता है, या एक डिग्री या एक पैमाने को दूसरे पैमाने के मान में परिवर्तन करने के लिए उपयोगी होता है या सहायता करता है। ठीक है, तो इतनी बात आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी तापमान के बारे में। ठीक है, और ऊष्मा के बारे में। तो आज का लेक्चर अपने एक बार छोटा रखेंगे क्योंकि अपने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आशा करता हूँ कुछ हद तक बातें आपको समझ में आई होंगी। सरल भाषा के अंदर समझाने का प्रयास किया विद्यार्थियों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि ये जो तापमापी पैमाने हैं उनको कैसे रिलेट करके अपने कर सकते हैं, उनका मान कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस पैमाने को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, और साथ ही साथ पढ़ेंगे ऊष्मा संचरण की विधियां कि हीट है वो ट्रांसफर तो होती है सर हाई टेम्परेट टू लो टेम्परेट, लेकिन किन किन मेथड्स के सहारे, किन किन विधियों के सहारे हैं वो स्थानांतरित होती है, संचरित होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना है अन्य साथियों के साथ। कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो। जितना लाइक करोगे प्यारे विद्यार्थियों उतना ही तो टीचर को मोटिवेट मिलता है। लाइक तो बहुत ही कम आते हैं ना मात्र के, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रखो भाई। आपको इतना अच्छा इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है कंपटीशन एग्जामिनेशंस के अंदर। धीरे धीरे मैथमेटिक्स की भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, साइंस एक बार कंप्लीट हो जाए तो मैं मैथ्स भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।